हाय एवरीवन। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं 3 अगस्त के करेंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर्स ऑल कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस हो या तो और कोई भी अदर एग्ज़ाम रहता है, तो वो सब चीज़ के लिए करेंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाले 2 संगठन कौन से। ठीक है, तो यहाँ पे एक अवार्ड है जो कि 2025 में यहाँ पे होस्ट किया गया था। कौन सा अवार्ड था, तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, जो कि 2025 में यहाँ पे होस्ट किया गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे बोला है, तो ये अवार्ड कौन से 2 संगठन थे जिन्होंने ये प्राप्त किया था। ठीक है, तो वो थे अमान्या टेक्नोलॉजीज पी, मतलब यहाँ पे बोला है पीवीटी एलटीडी। ठीक है, अमान्या टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड फिनारा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये ऐसे 2 संगठन हैं जिन्होंने ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड यहाँ पे प्राप्त किया था। ठीक है, और जो ये अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनको विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और ये पुरस्कार 29 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, जो ये अवार्ड है वो कब दिया गया था, तो ये है 29 जुलाई 2026 को। किसके द्वारा दिया गया था, तो यह है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, जो कि केंद्रीय मंत्री है ये, उसके द्वारा यहाँ पे दिया गया था। फिर यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है वो देखते हैं। वो तो इस अवार्ड का नाम क्या था, तो वो था, ठीक है, इस अवार्ड का नाम क्या था, तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, जो कि यहाँ पे कौन से ऐसे 2 संगठन को दिए गए थे, तो वो थे अमांता टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एवं फिनारा टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, ये ऐसे 2 संगठन है जिसको ये अवार्ड दिया गया था। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था, तो है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। और ये 29 जुलाई 2026 को इन्हें दिया गया था। और इसके ऑर्गेनाइज़र कौन है, ठीक है, इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो यह दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, इनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और फिर इसका पर्पस क्या है इस अवार्ड को देने का, तो ये है दूरसंचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान जैसे टेलीकॉम, नवाचार, कौशल विकास सेवाएं, विनिर्माण तथा दूरसंचार आधारित अनुप्रयोगों को सम्मानित करना इनका पर्पस है। और यहाँ पे पुरस्कार की राशि कितनी है, तो वो है प्रत्येक विजेता को 2 लाख एवं प्रशस्ति पट्टिका तथा प्रशस्ति पत्र यहाँ पे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसके कुछ इस अवार्ड में क्या क्या पुरस्कृत किया जाता है वो है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए लेपिडोप्टेरा की पहली व्यापक कैटलॉग के अनुसार भारत में तितलियों और पतंगों की कितनी प्रजातियां दर्ज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे तैयार किए गए लेपिडोप्टेरा, ठीक है, जो कि एक पहली व्यापक कैटलॉग है, तो इसके अनुसार भारत में तितलियों और पतंगों की कितनी प्रजातियां दर्ज की गई है ये पूछा है। तो यहाँ पे भारत में तितलियों और पतंगों की 13,703 प्रजातियां यहाँ पे दर्ज की गई है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो यहाँ पे कितनी प्रजातियाँ दर्ज की गई है, तो वो है 13,703 प्रजातियाँ। और इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
ठीक है। और फिर ये भारत के लेपिडोप्टेरा की पहली व्यापक कैटलॉग है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट व्यापक कैटलॉग एडिशन है भारत के लेपिडोप्टेरा की। फिर इसको रेडी करने में कितना टाइम लगा था, ठीक है, तो ये लगा था 12 वर्ष का टाइम लगा था। और जो यहाँ पे कैटलॉग है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट व्यापक कैटलॉग, तो उसमें कैटलॉग का साइज क्या था, तो वो था उसका आकार 12 खंड, ठीक है। 12 खंड में ये यहाँ पे कैटलॉग का आकार है 12 खंड, ठीक है। और इसको कैसे, इसको वर्गी की मतलब टैक्सोनॉमिक इसका कवरेज क्या था, तो ये है 3705 यहाँ पे जनेरा वंश का था, और 240 कुल सब फैमिलीज, और 102 कुल फैमिलीज, और यहाँ पे 31 महाकुल सुपर फैमिलीज, ठीक है। तो ये ऐसे इसको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ये कुछ कवरेज है, इसके अंडर में कितने कवरेज है उसको बताया गया है यहाँ पे। और फिर इसका पर्पस क्या है, तो भारत में तितलियों और पतंगों की जैव विविधता के संरक्षण, वर्गीकी तथा अनुसंधान के लिए एक पूर्ण एवं अद्यतन वैज्ञानिक अभिलेख उपलब्ध कराना इसका पर्पस है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडिया, ठीक है। मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है, तो यहाँ पे मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में यहाँ पे भारत की रैंक पूछा गया है कितनी है करके, तो वो है 57th रैंक है इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ पे भारत ने मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में 57th रैंक यहाँ पे प्राप्त किया, जो कि सकारात्मक और प्रतिस्पर्धा समर्थन आर्थिक सुधारों के कारण ये स्थान ये हासिल किया, ठीक है। मतलब पहले यहाँ पे 82 था उसका रैंक, फिर उसके बाद अभी 25 हुआ है, जो कि इन्होंने 57th रैंक यहाँ पे सुधार की है। फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसमें भारत की रैंक इसमें क्या है, तो ये थे भारत की रैंक यहाँ पे 57th पे है, जो कि पहले यहाँ पे 82 थे, और फिर अब वो 25 हो गया है, ठीक है। कौन से इंडेक्स में, तो वो है मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और जो ये रिपोर्ट रेडी किया गया है, तो वो किसके द्वारा रेडी किया गया है, तो वो है कॉम्प्यूटर फाउंडेशन एवं सेंटर फॉर ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट लॉ के द्वारा ये रिपोर्ट रेडी किया गया है। और यहाँ पे कुछ इसके एरियाज़ है, असेसमेंट एरियाज मतलब मूल्यांकन एरिया है, तो वो कौन कौन से है वो देखते हैं। तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, डोमेस्टिक मार्केट कॉम्पिटिशन्स, इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये इसके कुछ असेसमेंट एरियाज है, ठीक है। और फिर इसके जो रीज़न है, तो वो क्या है, इसके जो सुधार के रीजंस है इम्प्रूवमेंट के, वो क्या रीज़न है, तो वो है जीएसटी, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, नियामकीय सुधार और तथा व्यापार सुविधाओं उपायों और जैसे संरचनात्मक सुधार, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट के रीजंस है इसके। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं लद्दाख प्रशासन द्वारा कितने धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लद्दाख के प्रशासन द्वारा ऐसे कितने धरोहर स्थल है, ठीक है, मतलब जो पुराने स्थल है धरोहर के रूप में उसको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, ठीक है। तो ऐसे कितने धरोहर स्थल है जिसको संरक्षित स्मारक के रूप में यहाँ पे अनाउंस किया गया, तो कितने हैं, तो है 23 संरक्षित स्मारक घोषित किए गए हैं धरोहर स्थल को, ठीक है। और तो ये यहाँ पे ये आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने संरक्षित धरोहर स्थल है, तो वो है 23, ठीक है।
23 यहाँ पे संरक्षित धरोहर स्थल है, जो कि कहाँ से कहाँ पे, लद्दाख प्रशासन के द्वारा इसको घोषित किया गया है। और यहाँ पे कब ये अनाउंसमेंट किया था, तो ये 30 जुलाई 2026 को ये अनाउंसमेंट किया गया है। और जो यहाँ पे स्वीकृति प्रदान की, वो यहाँ पे अप्रूव्ड किसके द्वारा किया गया है, तो वो उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा इसको अप्रूव्ड किया गया है। और इसका लीगल प्रोविज़न क्या है, तो इसका लीगल प्रोविज़न है जम्मू एवं कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षक अधिनियम। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के अकॉर्डिंग इसको ये घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो धरोहर स्थल है उसको घोषित किया गया है संरक्षित स्थल के रूप में। फिर इनमें ऐसे और कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, ठीक है, देखते हैं हम लोग कौन कौन से एरियाज इसमें इंक्लूडेड है संरक्षित धरोहर के रूप में। तो है शैल चित्र, पेट्रोगैप्स और चट्टानों पर नक्काशी, प्राचीन गुफाएं, किले, मठ, बौद्ध मूर्तियाँ, शिलालेख और ये अन्य धरोहर संरचनाएं यहाँ पे इंक्लूडेड है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो यह है लद्दाख की पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को कानूनी संरक्षण प्रदान करना तथा भावी पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण सुनिश्चित करना, इसका यहाँ पे उद्देश्य बताया गया है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, भारत का पहला समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग कहाँ स्थापित है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया का ऐसा फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन ये कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, ये पूछा गया है। तो वो कहाँ पे है, कॉमन हॉस्पिटल। ठीक है, कॉमन हॉस्पिटल ये यहाँ पे स्थापित किया गया है, जो कि सेंट्रल कमांड लखनऊ में है। ठीक है, और फिर इसका उद्घाटन मतलब इसका इनॉग्रेशन 29 जुलाई 2026 को किया गया है। और रक्षा मंत्री, ठीक है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। ठीक है, तो उसका वो लोकेशन क्या है, तो है कमांड हॉस्पिटल, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और इसका इस्टेब्लिश्ड मतलब ये किसके अंडर में इसका इस्टेब्लिश्ड किया गया है, तो यह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस, इसके अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और इसके इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो है डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। और इसका इनॉग्रेशन की डेट क्या है, तो है 29 जुलाई 2026। इसका पर्पस क्या है कि ये सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में युद्धकालीन चिकित्सा तैयारी और अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा सिद्धांत को सुदृढ़ करना इसका पर्पस है। फिर इसके कुछ यहाँ पे फोकस एरियाज है, तो वो कौन कौन से है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यह है कॉम्बैट मेडिसिन, कॉम्बैट सर्जरी, ट्रॉमा केयर, और यहाँ पे आपदा चिकित्सा CBRN। ठीक है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर एंड एक्सपेंसिव, टेलीमेडिसिन। तो ये सब इसके कुछ ऐसे फोकस एरियाज है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस भी यहाँ पे दिया गया है कि ये भारत का फर्स्ट समर्पित शैक्षणिक एवं परिचालन विभाग है, जो विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा मिलिट्री मेडिसिन पर यहाँ पे केंद्रित है। ठीक है, यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस के लिए प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, भारत की पहली प्रत्यक्ष वाणिज्य कंटेनर मालगाड़ी नेपाल में किस गंतव्य तक पहुंची। ठीक है, तो यहाँ पे गंतव्य का अर्थ यहाँ पे क्या है कि उसका लक्ष्य या तो फिर जिस स्थान तक पहुंचना है, ये उसको गंतव्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है नेपाल किस गंतव्य तक पहुंची, यही पूछा गया है। नेपाल में किस ऐसे जो उनका लक्ष्य है, वो कौन सा लक्ष्य है जिस
जिस स्थान तक उसको पहुंचना है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो ये है विराटनगर, ठीक है। विराटनगर ये गंतव्य तक पहुंची, ठीक है, ये विराटनगर तक यहाँ पे पहुंची। तो ये भारत की प्रत्यक्ष वाणिज्य कंटेनर मालगाड़ी नेपाल के विराटनगर कस्टम यार्ड मतलब विराटनगर पहुंची। यह कोलकाता पोर्ट से कैनोला के कंटेनर वैगनों को सीधे लेकर पहुंची, ठीक है, जो कि भारत नेपाल रेल संपर्क में एक महत्वपूर्ण मील की पत्थर है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। तो गंतव्य मतलब किस स्थान तक पहुंचा है, तो यह विराटनगर कस्टमर्स यार्ड या तो विराटनगर जो कि ये नेपाल में है। और इसके जो ओरिजिन है, ठीक है, वह कौन सी है उसके ओरिजिन, तो यह है कोलकाता पोर्ट कोलकाता पोर्ट जो कि पश्चिम बंगाल भारत यहाँ पे स्थित है। और जो इसकी जर्नी है वो कंप्लीट कब हुई, तो इसकी जर्नी 20 जुलाई 2026 को यहाँ पे कंप्लीट हुई, ठीक है। और इसको यहाँ पे इसका माल क्या था, तो वो है कैनोला, ठीक है, ये इसके कार्गोस है। और इसके संचालनकर्ता कौन है, तो ये है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके संचालन करता है। और इसका फ्रेमवर्क तो संशोधित भारत नेपाल रेल ट्रांजिट प्रोटोकॉल के तहत ये संचालित है। और यहाँ पे इसके कुछ सिग्निफिकेंस दिए गए हैं जिसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये है कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता एवं विधि के शासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सम्मेलन है कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन एंड रूल्स ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो जो ये कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये किया गया है जयपुर में। जयपुर में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है कॉमनवेल्थ शांति मध्यस्थता एवं विधि के शासन सम्मेलन, ठीक है। तो ये जयपुर में ये आयोजित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये इसके आयोजन वेन्यू क्या है, तो ये है जयपुर जो कि राजस्थान में है। और जो ये वेन्यू है ये कब से कब तक यहाँ पे आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये है 31 जुलाई से 2 अगस्त तक यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसका थीम क्या था, तो ये है शांति मध्यस्थता और विधि का शासन, ठीक है, ये इसका थीम है इस सम्मेलन का, ठीक है। फिर ये इसके आयोजक है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया ये किसके किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो है कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ठीक है। और इसका निवारण क्या है, तो ये है मेडिएटर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये सब इसके कुछ आयोजक है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और ये जो सम्मेलन था इसको किसके द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, तो यह है भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक है, जो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत इसके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। फिर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे दिया गया जो कि शांति मध्यस्थता को बढ़ावा देता है, विधि के शासन को सुदृढ़ करना और विवाद समाधान में कॉमनवेल्थ देशों के बीच सहयोग को यहाँ पे मजबूत करना। तो ये इसका कुछ उद्देश्य भी यहाँ पे बताया गया है। तो फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं, विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 में कब मनाया जा रहा है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ठीक है, 2026 में ये कब मनाया जा रहा है, तो यह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये डे मनाया जा रहा है, विश्व स्तनपान सप्ताह, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो ये हम यहाँ पे डेट कब से कब तक मनाया जा रहा है ये तो ये है
1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है और ये पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, विश्व भर के यहाँ पे 170 देशों में यह मनाया जा रहा है, ठीक है। और फिर इसकी थीम क्या है, तो ये है ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार इन लाइफ। तो ये इसका थीम है जो कि प्रभावी है और उसे सशक्त बनाती है। फिर यहाँ पे कुछ इसके जो ये प्रमोट किए गए उस संस्था का नाम है। तो ये कौन कौन सी है जो इसको प्रमोट किए गए हैं, तो ये है यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो इसको प्रमोट किए हैं और इसका यहाँ पे उद्देश्य भी दिया गया है। तो ये क्या है, स्तनपान को बढ़ावा देना, माताओं के लिए सहयोग तंत्र को सुदृढ़ करना। तो ये ऐसे कुछ यहाँ पे इसका उद्देश्य दिया गया है, ठीक है। और फिर ये इसको फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो इसको फर्स्ट टाइम 1992 में मनाया गया है, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइम 1992 में मनाया गया है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेट्स एक्ट में संशोधन के लिए संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण ये अधिनियम है वो किस वर्ष यहाँ पे अधिनियमित किया गया है ये पूछा है। तो ये है 1969 में ये, ठीक है, 1969 में ये अधिनियमित किया गया है। जो ये अधिनियम है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम। और फिर इसको संसद में प्रस्तुत नए प्रस्ताव का उद्देश्य नागरिक पंजीकरण प्रणाली, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना और डिजिटल अभिलेख रख रखाव में सुधार के लिए इस अधिनियम में आगे संशोधन करना ये बताया गया है। फिर यहाँ पे आगे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है उसको बताया गया है। तो वो क्या क्या है चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, तो ये है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, जिसको 1969 में यहाँ पे अधिनियमित किया गया है। और इसमें ये कुछ केम इनटू फोर्स, ठीक है, मतलब ये कब प्रभावी हुआ, तो ये 1 अप्रैल 1970 को ये प्रभावी हुआ, ठीक है। इसको यहाँ पे 1969 में तो ये अधिनियमित कर दिया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 1970 को ये प्रभावी हुआ, ठीक है, मतलब इसमें वर्क यहाँ पे चालू हुआ। और जो ये एडमिनिस्ट्रेटेड है वो कौन है, तो ये है भारत के रजिस्ट्रार जनरल गृह मंत्रालय, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट ये पूरे भारत में जन्म एवं मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और यहाँ पे कुछ ये हालिया सुधार है और इसके कुछ ये महत्व दिए गए, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा जब टेलीग्राम पे यहाँ पे जो ये PDF डलेगा तो। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं मिशन, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। मिशन शक्ति उप योजना महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है। मिशन शक्ति की शुरुआत किस वर्ष की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक मिशन शक्ति है जो कि ये योजना महिला की सुरक्षा पर यहाँ पे बेस्ड है। तो ये मिशन शक्ति है उसकी शुरुआत किस वर्ष की गई ये बताया गया है, पूछा गया है। तो ये 2022 में इस योजना, यहाँ पे इस योजना का शुरुआत की गई है मिशन शक्ति। फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो ये है महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को यहाँ पे सुदृढ़ करना है। तो ये इसका उद्देश्य है इस मिशन का। फिर यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। तो इस मिशन की शुरुआत 2022 में किया गया था और ये मिनिस्ट्री एवं मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको ये लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये इसको हम लोग देखे थे, इसको महिला की सुरक्षा और संरक्षा को सशक्तिकरण सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये
यहाँ पे कुछ उप योजनाएं भी है, तो वो कौन कौन सी है, तो ये संबल जो कि महिलाओं की सुरक्षा एवं रक्षा पर यहाँ पे बेस्ड है। और फिर यहाँ पे सामर्थ्य जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर यहाँ पे बेस्ड है, ठीक है, फोकस्ड है। तो इसके कुछ ये उप योजनाएं हैं, ठीक है, जो ये मिशन है उसके। फिर यहाँ पे ये कुछ ये और यहाँ पे जानकारी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये है संबल इंडिक्लूड्स और यहाँ पे सामर्थ्य इंडिक्लूड्स, तो ये इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो ये क्लास है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो कि नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये उस टेलीग्राम चैनल में ये अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।